ओके, हम बात करेंगे, देखिए एमसीक्यू में यहाँ पे दे रखा क्वेश्चन में कि व्हेन अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड बाय द फ्रिक्शंस, इट मीन्स अगर कोई बॉडी एक फ्रिक्शन के द्वारा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी हैज़ एक्वायर्ड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये आंसर जो है सही होना चाहिए, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है एक पॉइंट जगह से दूसरे जगह पे, तो इसी पे अगर नेगेटिव चार्ज आया है मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है। कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, ठीक है। बाकी प्रोटॉन का तो ट्रांसफ़र होता ही नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो बॉडी हैज़ लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन अगर लॉस्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, बॉडी में। तो ये तो कहा गया नेगेटिव चार्ज के बारे में, ठीक है। द बॉडी हैज़ लॉस्ट सम न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो लॉस्ट नहीं करता बॉडी। तो दैट इज़ व्हाट फर्स्ट आंसर सही होगा इसका, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट का। चलते हम सेकंड, देखिए क्या क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ना किसी बॉडी पे, तो वो क्या करता है, तो किसी बॉडी पे देखिए ये अगर बॉडी है, इस पर इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया ना, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों बनाएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो 2 का क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बी। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों निकलता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। तो और ये नेगेटिव में एंटर करता है, पॉजिटिव निकलता है और ये नेगेटिव में एंटर करता है, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और सरफेस में परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड तब होगा जब बॉडी चार्ज मूव करेगा ना, तो व्हेन चार्जेस आर मूविंग देन दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आल्सो, ठीक है। तो ये मूव होता है तब। तो यहाँ पे क्या रखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये स्टेशनरी होता है, किसी बॉडी पे रुका हुआ है ना, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा प्रोड्यूस। तो किसी बॉडी पे है तो मतलब रुका हुआ ही है इसका मतलब, तो इसका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। चलते हम थर्ड क्वेश्चन में, देखिए क्या है। देयर इज नो फ्लो करंट बिटवीन टू चार्ज बॉडी व्हेन कनेक्टेड because they have same quantity of charge, they have same potential, okay, they have the same capacity or they have same ratio of potential per unit charge। अच्छा देखिए इसमें क्या होता है कि जब 2 बॉडी है ना, यहाँ पे एक बॉडी और ये बॉडी, तो दोनों में कभी भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो तभी होगा जब दोनों में क्या होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे पानी में का जब फ्लो होता है, वाटर एक जगह से दूसरी जगह कब जाएगा, जब हाइट का डिफरेंस होता है, तो मतलब अपर पार्ट से नीचे लोअर पार्ट में वाटर फ्लो होगा इस तरीके से। उसी तरीके से चार्ज का फ्लो होने का रीजन एक ही हो सकता है, जब वहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस हो, ठीक है। पोटेंशियल का डिफरेंस मतलब एक जगह ज़्यादा पोटेंशियल, दूसरी जगह कम पोटेंशियल हो, ठीक है, तब ये वहाँ फ्लो हो सकता है। तो आंसर क्या होना चाहिए, दे हैव सेम पोटेंशियल, है ना, इसका भी आंसर सही होगा, ठीक है। अच्छा, ये भी कह सकते हैं दे हैव सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज की बात भी कर सकते हैं यहाँ पे ना, तो भी होना चाहिए सही। तो देखिए सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज यहाँ पे मैंने नहीं रखता, क्योंकि अब बॉडी क्या है कैसा नहीं है, बॉडी के बारे में हमें नहीं पता, ठीक है। तो बॉडी के बारे में पता नहीं हुआ तो अगर एक छोटा बॉडी है या अलग अलग टाइप का बॉडी है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की बात करें उसमें तो वो अलग अलग हो सकता है। तो इस वजह से बॉडी के पास जो है ना, यहाँ पे पोटेंशियल अगर चेंजेस होगा तभी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो ये आपको ध्यान रखना, जब भी पोटेंशियल में चेंज होगा तभी चार्ज का फ्लो होगा, बाकी चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो फ्लो करंट होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपको चार्ज कोई मैंने नहीं रखता है। तो ओके, चलते हम लोग फिर फोर्थ में, देखिएगा क्वेश्चन। इफ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अंडर अनदर बॉडी देन द चार्ज ऑन द अदर बॉडी इज, ओके, एक चार्ज बॉडी जो है ना क्या कर रहा है, किसी भी अनचार्ज बॉडी को या किसी बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये हमें नहीं पता चलेगा ये बॉडी ए है, ये किसी बॉडी को बी को अट्रैक्ट कर रहा है, मान लीजिए, तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो, अच्छा जीरो हो सकता है क्या, आप बताइए। 4 का जो है जीरो भी हो सकता है क्या, बिल्कुल, क्योंकि देखिए मान लीजिए ए बी को खींच रहा हो सकता है, यहाँ पे बी चार्ज हो, ए अनचार्ज हो, ठीक है, तो ए का चार्ज जीरो इस तरीके से और बी चार्ज हो इस तरीके से, तो क्या करेगा, तभी तो इसको ये खींच लेगा, ठीक है, या फिर एक दूसरे को खींच पाएगा। तो दैट इज मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, है ना, कुछ भी हो सकता है एक चार्जेस। तो इससे हमको नहीं पता चलेगा। हाँ, रिपल्सन अगर होता ना तब पता चल जाता है रिपल्सन में कि दोनों बॉडी चार्ज है, ठीक है, इस तरीके से।
एटैक्शन में हमें पता नहीं चलेगा कौन बॉडी चार्ज है। चलते फिर फिफ्थ में देखिए क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिप्रेजेंट। आपको पता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है ना, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, दैट इज व्हाट सी। देखिए कैसे, आपको V इक्वल होता है डब्ल्यू अपन क्यू, है ना, और V क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। तो एनर्जी पर यूनिट चार्ज मतलब डब्ल्यू अपन क्यू, इसका होगा सी आंसर, ठीक है। फिर चलते 6 में, देखिए क्वेश्चन क्या है 6 में, तो यूनिट ऑफ ईएमएफ प्रोपोर्शनल, अच्छा यूनिट ऑफ ईएमएफ दैट इज वोल्ट, है ना, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये कोई फोर्स नहीं होता, इसको वोल्ट बोलते हैं, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। फिर चलते हम लोग 7 में, क्वेश्चन क्या देखिए 7 में, नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स क्या होगा? वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू 1000, ठीक है, V इंटू आई आपको हो गया पावर। पावर को अगर 1000 से डिवाइड कीजिएगा ना, तो ये पावर जो होगा किलोवाट में आएगा, ठीक है, किलोवाट। और किलोवाट को किससे मल्टीप्लाई करना है? हमेशा आवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तभी किलोवाट आवर होगा। और किलोवाट आवर क्या होता है? दैट इज यहाँ पे एनर्जी का यूनिट होता है। तो किलोवाट आवर जो यहाँ पे होगा टाइम इन आवर्स, ठीक है। तो सी हो जाएगा यहाँ पे 7 का आंसर, ठीक है। चलते 8 में, क्वेश्चन क्या देखिए, द कॉमनली यूज सेफ्टी फ्यूज वायर इज मेड ऑफ। अच्छा, कॉमनली जो होता है हम लोग यूज़ करते हैं, व्हाट इज दैट? तो वो एलॉय होता है, ठीक है। एलॉय मतलब क्या हुआ कि टीन और लेड का मिलकर बनता है, ठीक है। और कुछ रेशियो होता है 70% 30% मिला के, एग्जैक्ट याद तो नहीं, हमको एक बात चेक कर लीजिए आप क्या क्या होता है टीन और लेड में मिक्सचर जो होता है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा इसमें कि टीन कितना परसेंट होता है, लेड कितना परसेंट होता है फ्यूज वायर में, ठीक है। तो ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, तो ये आप कोशिश कीजिएगा, ट्राई करके। आपकी बुक में भी रहता है चीज़ दिया हुआ, गिवन चीज़ है ना, फ्यूज में कितना परसेंटेज टीन होता है, कितना परसेंट लेड होता है, टीन एंड लेड का परसेंटेज। ओके, फिर चलते हम लोग 9th में, क्या है क्वेश्चन देखते हैं 9th में, किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ। अच्छा, किलोवाट आवर किसका यूनिट है? अभी से पता है यूनिट एनर्जी का हुआ ना, किलोवाट आवर, ठीक है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा कैसे, किलोवाट हो गया पावर, अब आवर इंटू हो गया टाइम, है ना। तो पावर इंटू टाइम क्या होता है? एनर्जी। तो ये तो आप 9th में पढ़ चुके हैं, पावर इंटू टाइम दैट इज एनर्जी, और 10th में भी है। तो किलोवाट आवर जो है आपका ये हो जाएगा एनर्जी का यूनिट, ठीक है। तो फिर चलते हैं 10th में, देखिए क्वेश्चन क्या है 10th में, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, अच्छा 1 किलोवाट आवर कितना होता है? 3 इंटू 10 पावर 6, ये होगा आपको हो जाएगा ये 3 इंटू 10 पावर 6 मेगा जूल, ठीक है, क्योंकि 1 मेगा जूल इक्वल टू होता है 10 पावर 6 जो है ना, इस तरीके से, ठीक है। जैसे मेगावाट होता है इस तरीके से होता है, ठीक है ये। तो आप ध्यान रखेंगे। और आपको पता है कि 1 किलो वाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें मेगा जूल में। फिर चलते 11 में, क्वेश्चन देखिए क्या है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है? एनर्जी का, चार्ज का, पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है दैट इज एनर्जी का डिफरेंस, मतलब ये जो होता है एनर्जी का होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 6.02 इंटू 10 पावर 19 कुल जूल, ठीक है, इतना जूल होता है। ओके, फिर हम चलते हैं 12th में, देखिए क्या क्वेश्चन, 1 MeV इक्वल टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो वो आपका हो यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 को, तो दैट इज ये आएगा सी आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। कैसे देखिए, आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू बताए थे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19 होता है, ठीक है, जूल। अब इसमें 1 MeV, तो 1 M इक्वल टू होता है आपको 10 पावर 6, ठीक है। इसमें 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस का 19 इंटू 10 पावर 6 कर लीजिए, तो ये आपका आएगा 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस का 13 जूल, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सी इज द आंसर 12 के बाद। फिर चलते 13 में, क्वेश्चन क्या देखते हैं, तो अ मैन हैज
5 resistance, each value 1/5 ohm. What is the maximum resistance can be obtained by connecting them? देखिए इसका जो हमेशा जब भी दिखेगा तो सीरीज में ऐड करने पर क्या होता है, सीरीज में ऐड करने पर होता है मैक्सिमम, और पैरेलल में ऐड करने पर हमेशा होता है मिनिमम। ठीक है, हमेशा कोई भी रेजिस्टेंस हो आपको दिया हो तो आप हमेशा सीरीज में ऐड करेंगे तो मैक्सिमम आएगा और पैरेलल में मिनिमम आता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो 1/5 ओम का एक रेजिस्टेंस है, इसको मतलब हाँ क्या कहते हैं 5 रेजिस्टेंस है, तो कैसे आएगा मैक्सिमम सीरीज में, और सीरीज में आपको पता है आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 + R2 डायरेक्ट ऐड करते हैं। इस तरीके से ऐड कर लेंगे तो आर इक्विवेलेंट आएगा आपको यहाँ पे 1/5 + 1/5। ठीक है, ठीक है, वही तो ऐसे इतना बार तो करना नहीं। अब मान लीजिए 100 होता तो 100 बार तो ही लिख देना, तो बस हम 5 है तो लिख के दिखा देते हैं, तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 1/5 × 5 कट के आपका आ जाएगा 1। ठीक है, तो 1 ओम जो है इसका आंसर आ जाएगा, तो दैट इज ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 13 का। तो एक बात आप समझेंगे, जो भी दिया रहेगा ना उसको 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सेम है तब है ना, अगर अदर होता तो अलग अलग का तो उसको तो अलग अलग जोड़ना पड़ता। ठीक है, तो ये तो आपको डायरेक्ट था। अच्छा पैरेलल होता तो क्या करते, तो ये 5/1 + 5/1 है ना, इस तरीके से ऐड करते तो 25 होता है, बाई 1 फिर उल्टा आते तो 1/25 आ जाता, 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, सॉरी ये R इक्विवेलेंट आ जाता, तो देखिए आपको मिनिमम आ जाता। ठीक है, और मैक्सिमम के लिए 1 आएगा, मिनिमम के लिए 1/25 आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते 14 में क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस दैट वन कैन ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग ऑल द 5 रेजिस्टेंस गिवन इन क्वेश्चन 13। अच्छा 13 में जो है ना क्वेश्चन जो दिया था आप देखिए, इसमें 1/5 है, तो इसमें मिनिमम क्या आएगा आपको पहले बता चुके थे, मिनिमम निकालना है तो डी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो कैसे 1/5 जो है इसको आप पैरेलल में ऐड करेंगे तो ये उल्टा क्या होगा 5/1 होगा 1, क्योंकि आपको पता है पैरेलल में ऐड करने का जो रूल्स होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इस तरह से चलते रहेगा। ठीक है, तो इसको 1 अपन कीजिएगा ना तो आपको आएगा 1/5, तो 5/1 आ जाएगा प्लस 5/1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको 5 बार चलेगा, तो 1/R = कितना है, 1/R = 5 × 5 25, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा 1/25, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, तो आगे चलते हम लोग 15 में देखिए क्वेश्चन क्या है। ये है आपको मटेरियल विच अलाउ द करंट फ्लो थ्रू दैम इज कॉल्ड, तो ये क्या कहलाएगा, कंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो आपको जो मटेरियल होता है जो करंट को फ्लो कराता है दैट इज कंडक्टर, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा ट्रू। ठीक है, फिर चलते हम लोग नेक्स्ट 15 के बाद 16 में क्या है क्वेश्चन देखिए। इफ L is the current through a wire, sorry I is the current through a wire and E is the charge of electron, then the number of electron in 3 second will be। अच्छा देखिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या होता है इसमें, तो हमें दिख रहा है डायरेक्ट डी होगा। देखिए आपको दिखाते कैसे आएगा आंसर इसका। ठीक है, डी, तो आई करंट हो गया। ठीक है, दैट इज एंड ई इज द इलेक्ट्रॉन, तो आई को क्या था Q/T, ई बाई आपको हो गया टी, इस तरीके से। तो ई को कितना होगा आई टी। ठीक है, मतलब क्यू जो हो गया आपको टोटल चार्ज, दैट इज आई टी हो गया। तो टोटल चार्ज आ गया ना आपको क्यू आई टी के बराबर आ गया, तो ये। अच्छा आपको पूछा गया है कि टी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टी सेकेंड्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्यू इक्वल टू होता है एन ई, है ना, क्या होता है यहाँ पे टोटल चार्ज कितना होगा एन इंटू ई, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई। तो ये जो आपको यहाँ पे एन ई लगा सकते हैं। ठीक है, क्यू की जगह आप एन ई लगा दीजिए, तो यहाँ पे एन इक्वल टू होगा आई टी अपन ई, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है और इंटू कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से, तो यही है, और टोटल चार्ज आपको निकला था आई टी हो गया था। ठीक है,
और इसको एन के बराबर कर दिए तो एन आ गया ये, ठीक है। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज डी द आंसर। फिर चलते हैं 17 में क्वेश्चन क्या है देखिए। ओके, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज, देखिए करंट का जो डायरेक्शन होता है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है ये हो गया पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये यहाँ से यहाँ ये हो गया करंट का डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करेगा, ये तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये करंट हो गया, ठीक है। अब एक बात बताइए, इसमें ऑप्शन देख लीजिए क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एटम द मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज है ना, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज तो नहीं होता, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या हो, यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे आप, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज होता है, तो अपोजिट तो है नहीं लिखा हुआ, तो सेम डायरेक्शन नहीं होगा। तो देखिए अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो कर रहा है तो हम क्या मानेंगे, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करता है तो मानेंगे प्रोटॉन जो है इधर फ्लो करेगा, इस तरीके से यहाँ, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो जो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है ना, दैट इज व्हाट वी कंसीडर इट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो आप ध्यान रखेंगे दैट इज डी, इसका आंसर हो जाएगा। तो जो डायरेक्शन होता है प्रोटॉन का, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होने का, दैट इज व्हाट डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन देखिए पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं होता है, ध्यान रखना आपको क्या है कि प्रोटॉन तो थोड़ी ना फ्लो होता है, फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट होता है प्रोटॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा उसका ठीक उल्टा हो जाएगा प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का जो डायरेक्शन होगा दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ करंट, सॉरी फ्लो ऑफ करंट हम कंसिडर करते हैं फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कहाँ होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, ये होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर चलते हम लोग 17 के बाद 18 क्वेश्चन में क्या है देखिए। हाउ विल द रीडिंग ऑफ द अमीटर ए बी द अफेक्टेड इफ द another identical bulb Q is connected in the parallel? The voltage in the main is maintained at a constant value. तो अब बात करते हैं यहाँ पे मेंस के पास जो वोल्टेज है फिक्स है, ठीक है, जो दे रखा है। हमें पूछा गया यहाँ पे कि अगर एक बल्ब और लगा दे इसमें, ठीक है, हाउ विल बी द रीडिंग ऑफ द अमीटर ए अफेक्टेड, ठीक है, इफ अनदर आइडेंटिकल बल्ब Q, एक और Q बल्ब इसको लगा देगा तो पैरेलल में यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R है, ठीक है, यहाँ पे, और इसका भी रेजिस्टेंस क्या होगा R होगा, ठीक है। तो अब दो बल्ब आ गए यहाँ पे R रेजिस्टेंस का, तो पहले अगर एक बल्ब लगा हुआ था तो कितना करंट ड्रॉ कर रहा था, मान लेते हैं, देखिए वोल्टेज का भी होगा यहाँ पे। अब क्या होगा, तो करंट I इक्वल टू होगा B/R, सिंपल सी बात है, ठीक है। फर्स्ट केस में व्हेन देयर इज ओनली वन बल्ब इज कनेक्टेड, लेकिन अब क्या होगा, दो आ गया और ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। तो अब R कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपको R/2, तो I क्या होगा यहाँ पे V/R/2 है, ये 2 पर चला जाएगा, तो ये 2V हो गया आपको R। अच्छा अब जो दूसरा केस में आया, ठीक है, यहाँ पे दूसरा केस में जो आपको I मिलने वाला है दैट इज 2V/R। तो ये आप हमको बताइए क्या चेंजेस दिख रहा है आपको, ठीक है। I ये दुगुना हो गया ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डबल हो जाएगा प्रीवियस केस से, तो आंसर क्या होगा, द रीडिंग विल बी डबल टू द प्रीवियस केस, है ना, यहाँ पे डबल हो जाएगा इस तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा ट्रू। देखिए जितनी भी MCQ है ना, तो हम आपको इसका आंसर नहीं बताएंगे, उसको डिस्कस करेंगे कि अगर वो आंसर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। इसके बारे में आप बने रहिए, एक एक करके सारे अगर आप क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे ना, तो आप समझ लीजिए कि आपका सारा जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर चलते हम 19 में क्वेश्चन देखिए क्या है 19 में। ओके, तो क्वेश्चन दे रखा 19 देखिए, इन द सर्किट शोन बिलो द अमीटर A reads 5 एम्पियर एंड द voltmeter B reads 20 volt.
यहाँ पे। तो ये अमीटर जो है ये 5 एम्पियर रीड कर रहा है, ठीक है। और वोल्टमीटर जो ये आपको बता रहा है दैट इज 20 वोल्ट। तो पूछा गया कि द करेक्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इज, ठीक है। आर क्या होगा, आर इक्वल टू आपको पता भी अपन आई होता है, ठीक है। तो भी कितना होगा, अच्छा एक बार आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आर जो होगा ना यहाँ पे, ठीक है, तो भी का वैल्यू 20 हो गया और आई का वैल्यू जो यहाँ पे 5 आएगा, दैट इज आर 4 ओम। लेकिन एक बात आपको समझना क्या पड़ेगा, एग्जैक्टली 4 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें वोल्टमीटर का कुछ रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होगा। अगर वोल्टमीटर कुछ रेजिस्टेंस है लगा हुआ है यहाँ पे, तो दैट इज व्हाट, आर जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। किससे? वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस भी है इसमें, है ना, और यहाँ पे आर भी है, इस खुद का ये है यहाँ पे, तो दैट इज व्हाट, स्लाइटली ग्रेटर देन हो जाएगा यहाँ पे 4 ओम्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि 19 में जो है क्वेश्चन में ये 5 एम्पियर करंट तो है अमीटर द्वारा, वोल्टमीटर 20 वोल्ट रीड कर रहा है यहाँ तक, तो ठीक है। लेकिन एक बात प्रॉब्लम क्या आ रहा है यहाँ पे कि ये जो रेजिस्टेंस है ना, वोल्टमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होगा तो ऑलरेडी रीड किया होगा इसमें, है ना, वोल्टमीटर अपना रेजिस्टेंस दे करके वोल्ट रीड किया है यहाँ पे। तो ऑलरेडी जो है रेजिस्टेंस ये थोड़ा सा क्या होगा, इस वजह से यहाँ पे रीडिंग जो आना चाहिए थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए। क्या ये वोल्टेज 20 थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वोल्टमीटर जो है अपना रेजिस्टेंस लगाने के बाद वोल्टेज कुछ ड्रॉप किया है। तो अगर ये 20 थोड़ा ज़्यादा होगा तो आर जो 20 चार्ज थोड़ा ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो दैट इज स्लाइटली ग्रेटर देन 4 ओम, तो बी होना चाहिए इसका आंसर ट्रू। फिर अगर 19 के बाद देखिए 20 में क्या क्वेश्चन, ठीक है। तो द फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल वायर कैरिंग करंट हैज बीन यूज्ड टू डिफाइन, ओके, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है कि 20 में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको दो पैरेलल वायर है, ठीक है। दो पैरेलल वायर जो होता है ना, ये दोनों डिफाइन करता है किसको, पता है आपको? ये दोनों डिफाइन करता है एम्पियर को। कैसे? तो आपको एक और पता होगा कि ये जो है ना 1 एम्पियर कितना होता है, इन दोनों के बीच में जो फोर्सेज लगता है। अगर दो पैरेलल वायर के बीच में है ना करंट जो आ रहा है तो इनके बीच में कुछ फोर्सेज लगता है, ठीक है। तो वो आप पढ़ेंगे और सेकेंड चैप्टर में। बस अभी थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि इफ टू पैरेलल वायर्स कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो इसमें कुछ फोर्सेज होता है रिपल्सन का। अब क्या होगा यहाँ पे, जब फोर्सेज होगा तो इसमें होता क्या है यहाँ पे कि कितना लग रहा है दोनों में, अगर 1 एम्पियर है करंट ना, तो एक फोर्स इसका डिफाइन किया जाता है, कितना फोर्स दोनों के बीच लगेगा। अगर इतना फोर्स दोनों में आ रहा है ना तो वो करंट 1 एम्पियर हो जाता है। इस तरीके से आपको ये आंसर होगा ए इसका। 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए हम पैरेलल वायर करंट की यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि फोर्स तो मेजरमेंट क्वांटिटी किया जा सकता है, लेकिन करंट को मेजरमेंट करने के लिए दैट इज एग्जैक्ट 1 एम्पियर को लाने के लिए हमें उतना फोर्स चाहिए होता है। आप अगर जानते होंगे कि एम्पियर इक्वल टू होता है, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, ठीक है। तो आप क्यू को यहाँ काउंट कर सकते हैं, नहीं, टाइम तो कर सकते हैं लेकिन क्यू काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आई का जो है मेजरमेंट हम डायरेक्ट इससे नहीं कर सकते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू हम इससे डायरेक्ट ला सकते हैं क्योंकि फोर्स मेजरमेंट कर सकते हैं हम इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। आगे हम बात करेंगे 21 में। देखिए क्या क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, वेट, तो आप इससे पहले जान चुके हैं, ठीक है, ओम मीटर होता है, इससे पहले हम बता चुके हैं कैसे आता है। तो आप देख लीजिए पिछला क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द करंट इन ऑन दिस सर्किट। देखिए इसमें करंट क्या होगा ये दिखाना है। तो करंट जो होगा इसमें देखिए पहले ये तो आपको यहाँ से यहाँ तक 2 से 2 आपको मिल जाएगा यहाँ पे, दैट इज पैरेलल, सॉरी ये 2 से 2 सीरीज, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 2, दैट इज सीरीज, है ना। सीरीज हो जाएगा, इसका नाम रख लेते हैं ए और ये बी। तो ए हो गया यहाँ पे और बी हो गया यहाँ पे, तो 2 और 2 मिलकर बन गया आपको 4 यहाँ पे, और ये हो गया 2 आपको यहाँ से यहाँ फिर, और यहाँ से आपको वोल्टेज हो गया 2 वोल्ट। अब देखिए 4 और 2 मिलके क्या होगा पैरेलल में, 4 और 2 मिलकर हो गया 4 × 2/6,
तो 4/3 ओम आ जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट 4/3 ओम। तो आपको आई चाहिए ना, आई क्या होता है भी अपन आर, भी कितना है 2, आर हो गया 4/3, तो 4 नीचे आएगा 3 ऊपर चला जाएगा, कट के आ गया 2, 3/2 आएगा आपको, ठीक है। तो 3/2 कितना होता है 1.5 एम्पियर, सॉरी 1.5 एम्पियर, ठीक है। तो 1.5 एम्पियर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 22 का ए का आंसर, ठीक है। चलते फिर 23 में देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है 23 में। If the length of a wire is doubled and its cross section is also doubled, then resistance will be okay। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे कहने की बात, मान लीजिए एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, और इसका लेंथ क्या एल है ना, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ए है। तो आर, अच्छा रेजिस्टिविटी जो है इसका रो है और ये फिक्स होता है, तो आर इक्वल टू होता है रो एल अपन ए, ये पहला बात। अब क्या सेकेंड टर्म क्या कहा ये कि लेंथ को डबल करते हैं, ठीक है। तो ये 12 एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया इज आल्सो डबल, एरिया को भी 2a कर दिया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा फिर, नया रेजिस्टेंस मान लीजिए R2 होगा, या R1 था, तो नया रेजिस्टेंस जो होगा R2 होगा, ठीक है। और रेजिस्टिविटी तो वही रहेगा फिक्स, तो R2 को क्या होगा 2L इंटू रेजिस्टिविटी अपन 2a, ठीक है। तो एल से कट गया, बच गया आपको रो एल अपन ए, तो क्या वही चीज़ आ रहा है फिर से, तो सेम आ रहा है ना, तो R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस क्या होगा सेम रहेगा, तो रिमाइन अनचेंज, तो डी होना चाहिए आंसर है 23 का 30। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में क्या देखते हैं। 24 में क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन सर्किट द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर वी विल, अच्छा रीडिंग क्या होगा वोल्टमीटर का यहाँ पे, तो लगा हुआ यहाँ पे, देखिए सिंपल सी बात है। सबसे पहले यहाँ पे हम आर निकाल लेते, कितना आर इक्विवेलेंट जो है वो ये दोनों सीरीज में दिख रहा है, तो सीरीज में कितना होगा 100 + 200 दैट इज 300 ओम आ गया, ठीक है। और आपको वी दे रखा है पी डी दैट इज 12 वोल्ट। आई को क्या होता है वी अपन आर, वी हो गया 12, आर हो गया 300, ठीक है। तो 1/25 एम्पियर। अब आई हो गया, तो यहाँ पे हमको वी निकालना है ना, तो यहाँ पे आर हो गया 100, ठीक है। तो वी इक्वल टू आई आर, आई हो गया 1/25 इंटू 100, तो 4 वोल्ट, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 4 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 24 का आंसर ए हो जाएगा। तो इस जगह पे हमको जो है वोल्टेज होगा 4 वोल्ट होगा, तो यहाँ पे कितना होगा 8 वोल्ट होगा, क्यों टोटल 12 है ना, तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको।